100% टैरिफ। ईरान अमेरिका वॉर के चलते ट्रंप का ये टैरिफ जिन चिराग के अंदर किसी कैबिनेट में बंद पड़ा था। दुनिया पहले से ही हॉर्मूज क्राइसिस में उलझकर जैसे तैसे तेल की दिक्कत को काउंटर कर ही रही थी, लेकिन अब ट्रंप ने फिर से उसी टैरिफ चिराग को घिसना शुरू कर दिया है। इस बार इस चिराग से निकला है सैंक्शनिंग रशिया एक्ट, वो एक्ट जो रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाले 5 देशों पर 100% टैरिफ लगाने की बात करता है। इन 5 देशों में से पहले 2 देश चीन और भारत हैं। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील अभी भी फाइनल नहीं हुई है। ऊपर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की वजह से भारत अपनी जरूरत का आधे से ज्यादा तेल लगभग 55% रूस से खरीदता है। ऐसे में अगर ये एक्ट लागू होता है तो इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस की अब की हालत क्या है और कैसे ये एक्ट रूस को और मुश्किल में डालेगा? पुतिन इसका जवाब कैसे देंगे? और कैसे ज़ेलेंस्की को एक समय पर बेइज्जत करने वाले ट्रंप आज उनके मुरीद हो गए हैं? यही जानेंगे आज के एपिसोड में। हेलो, मैं रिया हूं और आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। स्क्रीन पर दिख रहा ये फ्रेम 28 फरवरी 2025 का है। ज़ेलेंस्की उस दिन व्हाइट हाउस पहुंचे थे ताकि अमेरिका के साथ मिनरल्स डील साइन कर सके। इससे यूक्रेन को कुछ फाइनेंशियल मदद मिल सकती थी, लेकिन चीजें वैसी नहीं हुई जैसी उम्मीद थी। मीटिंग के दौरान माहौल बिगड़ा, यू डोंट हैव कार्ड्स जैसी बातें कही गई, यहाँ तक कि ज़ेलेंस्की के ब्लैक सूट ना पहनने तक पर उनका मजाक उड़ाया गया। नतीजा ये हुआ कि डील नहीं हुई। दिलचस्प बात यह थी कि इसी मीटिंग से कुछ घंटे पहले ज़ेलेंस्की एक और शख्स से मिले थे, अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम से, यूक्रेन के सबसे बड़े सपोर्टर और एंटी रूस स्टैंड रखने वाले। ग्राहम ने ज़ेलेंस्की को यह समझाया था कि चाहे कुछ भी हो, उन्हें बातचीत में शांति और समझदारी से पेश आना है। फिर भी हालात संभले नहीं। यूक्रेन के डेलीगेशन को व्हाइट हाउस से जाने के लिए कहा गया। जब ऐसा हुआ तो ग्राहम ने मीडिया के सामने आकर ज़ेलेंस्की की खुलकर आलोचना की। ये कहा कि या तो ज़ेलेंस्की को इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को भेजना चाहिए जिसके साथ अमेरिका बातचीत कर सके। हालांकि पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही थी। मीडिया के सामने भले ही ग्राहम ज़ेलेंस्की को सुना रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में एक अलग ही चीज चल रही थी कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की के रिश्ते को कैसे सुधारा जाए, जिसे बनाने में उन्हें सालों लगे थे। ग्राहम ने इन बिगड़े रिश्तों को सुधारने के लिए एक ऐसा बिल प्रपोज किया जो रूस को आर्थिक तौर पर कमजोर करता। ये बिल था सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025। ग्राहम ने अप्रैल 2025 में इस बिल को पेश किया। तब इस बिल में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% टैरिफ लगाने की बात कही गई थी। अब इसी बिल को रिवाइज करके 500% से 100% टैरिफ घटाकर 28 जुलाई 2026 को अमेरिका की संसद में पेश किया गया। अमेरिकी सीनेट माने ऊपरी सदन में से 86-12 से पास किया गया। ये वोट्स क्लॉटर नाम की एक प्रोसेस के जरिए हुए, जिसका मतलब होता है कि किसी मुद्दे पर अगर आपको बहस को सीमित करना है तो उसे फाइनल वोट की तरफ आपको ले जाना होगा। ये बिल सीनेट से उस दिन पास हुआ जब सीनेटर लिंडसे ग्राहम को अंतिम विदाई दी जा रही थी। ग्राहम की मौत 11 जुलाई 2026 को 71 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। ग्राहम की विदाई के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी अमेरिका में आए थे। ज़ेलेंस्की सीनेट गैलरी में बैठकर इस बिल की वोटिंग होते हुए भी देख रहे थे। रूस पर सैंक्शंस लगाने वाले इस एक्ट को 4 पॉइंट्स में समझते हैं। पहला, ये एक्ट अमेरिकी राष्ट्रपति को पावर देता है कि वो रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगा सकते हैं। दूसरा, रूस जो पुराने टैंकर या जहाज सैंक्शन से बचने के लिए इस्तेमाल करता है, जिसे शैडो फ्लीट भी कहा जाता है, अब उस पर भी अमेरिका कार्रवाई कर सकता है। तीसरा, ये बिल रूसी अधिकारियों, अमीर बिजनेसमैन और बैंक्स पर नए सैंक्शंस लगाने की बात करता है ताकि रूस की फाइनेंशियल ताकत कमजोर हो। और चौथा, ट्रंप के कहने पर इसमें ईरान को भी जोड़ दिया गया है ताकि ईरान की फंडिंग पर भी रोक लगाई जा सके। अब ये सवाल है कि क्या इस एक्ट के पास होते ही टैरिफ अपने आप लग जाएंगे? ऐसा नहीं है। ये बिल सिर्फ राष्ट्रपति को ये ताकत देता है कि वो चाहे तो टैरिफ लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा करना जरूरी नहीं है। यानी फैसला पूरी तरह ट्रंप के हाथ में रहता है। वो चाहे तो कुछ देशों को छूट दे सकते हैं अगर वो अमेरिका के नियम मानने लगे, या फिर सिर्फ टैरिफ की धमकी देकर बातचीत में भी दबाव बना सकते हैं। अगर उस समय हालात ऐसे हों कि टैरिफ लगाना सही नहीं लगे तो वो इसे टाल भी सकते हैं। मतलब ये बिल एक ऑप्शन देता है, कोई फिक्स आदेश नहीं। इस बिल के पास होते ही सीनेटर रॉजर विकर मीडिया के सामने आए और रॉजर ने इस बिल से जोड़कर भारत को लेकर एक बयान दिया।
रॉजर के मुताबिक अमेरिका में जो नया बिल लाया गया है वो खास तौर पर उन देशों को टारगेट करता है जो रूस से सबसे ज्यादा तेल और गैस खरीदते आए हैं। इसमें इंडिया और चीन सबसे ऊपर है। इस बिल को बहुत सोच समझकर डिजाइन किया गया है ताकि अमेरिका के अपने एलाइज पर इसका असर ना पड़े, लेकिन इंडिया और चीन पर 100% तक टैरिफ लगाया जा सके। रॉजर ने साफ शब्दों में ये कहा है कि सीधी बात करें तो चीन और भारत ही मेन कल्प्रिट्स हैं और यही देश रूस का ज्यादातर तेल और गैस खरीद रहे हैं, जिससे रूस की वॉर मशीन चल रही है और ये दुनिया में कहीं भी अमेरिका के लिए कोई खास फायदा नहीं कर रहे। अमेरिका के सीनेट ने तो भारत और चीन पर ठीकरा फोड़ दिया, पर भारत इस एक्ट के लिए कितना तैयार है? प्रैक्टिकली देखा जाए तो भारत के लिए रूस से तेल खरीदना कम करना पॉसिबल नहीं दिखता है। पूरी दुनिया में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से पहले से ही तेल की सप्लाई टाइट चल रही है। कमोडिटी मार्केट एनालिटिक्स कंपनी केपलर के एक्सपर्ट सुमित रतोलिया इसी से जुड़ा एनालिसिस द इंडियन एक्सप्रेस को देते हैं। सुमित के मुताबिक भारत के लिए रूसी तेल अब एक तरह का सुरक्षा कवच बन गया है। रूसी तेल की वजह से भारत की रिफाइनरीज लगातार अच्छी कैपेसिटी पर चल पा रही हैं। देश में फ्यूल की सप्लाई बनी हुई है और वो दिक्कतें नहीं आई जो कई दूसरे एशियाई देशों को झेलनी पड़ी है। असल बात यह है कि रूस जितनी क्वांटिटी में जितना रिलायबल है और जितने सस्ते दाम पर तेल देता है, उतना कोई दूसरा सप्लायर देश आसानी से नहीं दे सकता। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ईरान वॉर में भारत के लिए सबसे बड़ा सहारा बना और जून में भारत ने करीब 2.6 मिलियन बैरल रूसी तेल हर दिन खरीदा, जो भारत की जरूरत का आधे से भी ज्यादा था। भारत अपना करीब 88% तेल इंपोर्ट करता आया है और पिछले करीब 4 साल से रूस इसी जरूरत का सबसे बड़ा सप्लायर बना हुआ है। 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूसी तेल से दूरी बना ली तो रूस ने डिस्काउंट पर तेल बेचना शुरू किया। भारत ने इस मौके का फायदा उठाया और जो रूस पहले छोटा सप्लायर था वही अब सबसे बड़ा बन गया। हालांकि ईरान वॉर से पहले कुछ समय के लिए भारत ने रूसी तेल कम कर दिया था क्योंकि अमेरिका ने रूस की बड़ी कंपनियों पर सैंक्शंस लगाए थे। 2025 में भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की बातचीत चल ही रही थी। अमेरिका चाहता था कि भारत रूसी तेल कम खरीदे, तभी वो 25% टैरिफ हटाने पर विचार करेगा। लेकिन ट्रेड डील होने से पहले ही फरवरी 2026 में अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया, जिसके चलते इराक, सऊदी अरब और कुवैत से भी सप्लाई घटना शुरू हो गई। हॉर्मुज बंद होने के बाद अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने के लिए मई 2026 में 30 दिन का समय दिया, जिसे और बढ़ाया गया। एमईए स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल से जब 24 जुलाई 2026 को ट्रेड डील के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अमेरिका से बातचीत अभी भी चल रही है, लेकिन अब अगर सैंक्शनिंग एक्ट अमेरिका के अपर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास हो जाता है तो भारत के सामने अपनी एनर्जी सप्लाई को पूरा करने का चैलेंज आएगा। साथ ही अमेरिका की तरफ से आने वाले टैरिफ के खतरे को भी संभालना है। एक रास्ता ये हो सकता है कि भारत अमेरिका के साथ नेगोशिएट कर ले। दूसरी तरफ रूस की हालत और खराब हो रही है। भारत रूस से खरीदे गए कच्चे तेल से बने कुछ रिफाइंड उत्पाद वापस भेज रहा है क्योंकि रूस खुद कई समस्याओं से जूझ रहा है। फॉरेन पॉलिसी की एक रिपोर्ट ये कहती है कि जून में रूस के वित्त मंत्रालय ने एक ऐसा कानून पारित करने का समर्थन किया जिसके तहत लोगों की 3,40,000 करोड़ रुपए की प्राइवेट पेंशन बचत को सरकारी फंड में डाला जा सकता है। इतना ही नहीं, रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता गेनादी जुगानोव ने तो राष्ट्रपति पुतिन को ये सलाह तक दे दी है कि आम जनता और कंपनियों के बैंक खातों में जमा करीब 1,53,000 अरब रुपए का इस्तेमाल सरकारी जरूरतों के लिए किया जाए। रूस की सरकार ने युद्ध के शुरुआती 2 सालों में दिल खोलकर पैसा बांटा। फैक्ट्रियों में काम बढ़ा, सैनिकों को मोटी रकम मिली और गरीब इलाकों तक पैसा पहुंचा। लेकिन अब ये खजाना खाली हो रहा है क्योंकि सरकार के पास आसानी से मिलने वाले पैसे के सारे रास्ते धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। इसीलिए युद्ध का खर्च उठाने के लिए सरकार ने सबसे पहले देश के सबसे अमीर लोगों और प्राइवेट कंपनियों पर शिकंजा कसा। 2022 से 2025 के बीच अधिकारियों ने करीब 5,10,000 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त करने की कोशिश की। इसी डर से रूस के कई बड़े बिजनेसमैन अपना पैसा विदेशों में छिपा रहे हैं, तो कुछ अपनी जान छुड़ाने के लिए सरकार को अपना पैसा दान कर दे रहे हैं। रूस को जब अमीरों से मन मुताबिक पैसा नहीं मिला तो कंपनियों पर टैक्स बढ़ाया गया। 2025 में कॉर्पोरेट टैक्स 20% बढ़ाकर 25% कर दिया गया, जिससे सरकार को सालाना 1,87,000 करोड़ रुपए की कमाई की उम्मीद थी। लेकिन युद्ध के बड़े खर्चों के आगे ये रकम भी ऊंट के मुंह में जीरे जैसी निकली। ऊपर से कंपनियों की कमाई घट रही है और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, जिससे उनसे और पैसा निचोड़ना आसान नहीं रह रहा है। इसके बाद रूस ने अपनी ही सरकारी कंपनियों और राज्यों पर बोझ डालना शुरू किया। इसका सबसे बड़ा शिकार बनी रूस की गैस कंपनी गज़प्रोम।
कभी ये कंपनी अकेले देश का 10% बजट चलाती थी और 2022 में सरकार ने इससे जबरन 6,12,000 करोड़ रुपए ऐंठ लिए और इसका सारा मुनाफा समेट लिया। रूस ने अपने राज्यों से ये तक कह दिया है कि वो अपना खर्चा खुद संभाले। मुसीबत ये है कि युद्ध के चलते राज्यों को सैनिकों के परिवारों को मुआवजा देना पड़ रहा है, नए सैनिकों को बोनस देना पड़ रहा है, कब्जे वाले इलाकों को दोबारा बनाने का खर्च उठाना पड़ रहा है और पैसों की इसी तंगी के कारण 2024 में जहां सिर्फ 49 राज्य घाटे में थे, वहीं 2025 में रूस के 89 में से 73 राज्यों का बजट घाटे में चला गया है। आसान शब्दों में कहें तो रूस के पास पैसा कम हो रहा है, लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं हो रहा है। रूस की इस हालत का कारण पश्चिमी देशों के लगे सैंक्शंस हैं। ये सैंक्शंस अमेरिका के हाल ही के एक्ट के बाद और बढ़ने वाले हैं। सीनेट में ये एक्ट पास होने के बाद रूस के विदेश मंत्री सर्जी लेवरोव का एक बयान सामने आया है। हालांकि वो इस एक्ट से जुड़ा नहीं था। सर्जी के मुताबिक पश्चिमी देश हर चीज में फेयर तरीके से कम्पीट करने से डरते हैं, इसी वजह से रूस पर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। रूस से अमेरिका की बढ़ती ये दूरी एक शख्स की वजह से हुई है, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप को यह भरोसा दिला दिया है कि यूक्रेन अभी भी ये जंग जीत सकता है। फरवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी ओवल ऑफिस मुलाकात काफ़ी स्ट्रेसफुल थी, लेकिन 28 जुलाई 2026 को ट्रंप से हुई मुलाकात के बाद जेलेंस्की काफ़ी खुश नजर आए। इतना ही नहीं, जेलेंस्की का कहना है कि रूस पर लगाए जाने वाले ये प्रतिबंध यूक्रेन को युद्ध के मैदान में मिली बढ़त को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। साथ ही साथ इससे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर पीस टॉक्स के लिए भी प्रेशर बढ़ सकता है। उन्होंने अमेरिका से और ज्यादा हथियारों की मांग भी की है, खासकर पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम। इस बार रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट दोनों पार्टियों के कई सांसद जेलेंस्की के सपोर्ट में आए हैं। अब कुछ ऐसे लोग भी यूक्रेन के समर्थन में आ रहे हैं जो पहले रूस के पक्ष में माने जाते थे। इनमें मागा समर्थक और कंजर्वेटिव इन्फ्लुएंसर लॉरा लूमर का नाम भी शामिल है। ट्रंप ने भी इस महीने तुर्की के अंकारा में हुए नेटो समिट के दौरान ये कहा कि वो यूक्रेन को जरूरी पेट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल देने का प्लान कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ट्रंप का रुख क्यों बदला? क्या इसकी वजह उनकी वो सोच है जिसमें वो हराने वालों से दूरी और जीतने वालों की तारीफ करते हैं, या फिर उन्हें यूक्रेनी सेना की ड्रोन बनाने की क्षमता प्रभावित कर रही है, या फिर ट्रंप को ये समझ आ गया है कि पुतिन उस शांति समझौते को सीरियसली नहीं ले रहे हैं जिसकी ट्रंप उम्मीद कर रहे थे। ये कॉन्फिडेंस यूक्रेन ने ट्रंप को हाल ही के कुछ महीनों में दिलवाया है। यूक्रेन ने रूस के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया, क्रीमिया पर भी दबाव बढ़ाया है। इसका असर ये हुआ है कि ट्रंप की नज़र में जेलेंस्की की इमेज बदल गई है। जो ट्रंप पहले उन्हें बाइडेन को प्रभावित करके सैन्य मदद लेने वाले नेता बताते थे, अब वही उनकी तारीफ कर रहे हैं। अब ट्रंप यूक्रेनी राष्ट्रपति के बेहतरीन काम की तारीफ तक कर रहे हैं और जेलेंस्की ने तो ट्रंप के सामने अपनी इमेज बदल दी है। पर रूस जेलेंस्की के इस बढ़ते हुए कद का कितना खामियाजा भुगतेगा, ये आने वाले कुछ दिन ही बता पाएंगे। आज के राजदूत के एपिसोड में बस इतना ही। इसे रिकॉर्ड किया हमारे साथी आनंद ने। मेरा नाम है रिया, आप देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।